सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो बाबर और रिजवान से लेके यू विल वोंट बी सीइंग बाबर एंड रिजवान फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन द T20s इन द नियर फ्यूचर। ये एक किस्म की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इसमें से फैंस शॉक भी हैं और उस कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं कि क्या है क्या नहीं। इसके ऊपर डिकोड करने की कोशिश करेंगे और फिर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड और ODI स्क्वाड फॉर द न्यूजीलैंड टूर, इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस किए जाएंगे। कौन कौन से नाम है जो मिसिंग है, कौन कौन से नाम को रिप्लेस किया गया है, तो इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद आकिब जावेद, एक चीज़ जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हुए रिगार्डिंग एक एक नाम के, वो मैं जो जो क्वेश्चन जो है वो उनका आपको थोड़ा सा बताता रहूँगा कि इसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो इन्होंने क्या कहा। लेकिन एक चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ आई, वो इंटरम का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि भाई मैं भी जो कोच हूँ वो इंटरम हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे भी रिप्लेस किया जा सकता है, और सकलैन मुश्ताक की जो प्लेसमेंट की खबरें वो काफ़ी हद तक सच हो सकती हैं कि इनको भी इस सीरीज़ के ऊपर रखा गया हो कि हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बाद आकिब जावेद का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो भाई अभी तो पीसीबी ऐसे खेल रहा है कि मतलब एक एक सीरीज़ के ऊपर कैप्टन भी डिसाइड हो रहा है, और वो भी हो रहा है कैप्टन भी और कोच भी। और सुनील गावस्कर ने इसके ऊपर बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग कि यार ये कोई मजाक है आपकी टीम के अंदर कि आप एक एक सीरीज़, दो दो सीरीज़, तीन तीन सीरीज़ के बाद आप कैप्टन भी चेंज करते हो, मैनेजमेंट भी चेंज करते हो। तो खैर, लेकिन जो न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई अब हम एक न्यू T20 एरा के अंदर जाने लगे हैं, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके अंदर जो है हाई रिस्क गेम होती है और उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इस हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, उनसे पूछा गया कि भाई जब प्लेइंग 11 बनाने की आपकी अपनी मर्जी अब चलेगी या आप मुशावरत से चलेंगे, तो उन्होंने कहा मैं मुशावरत से चलूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये डमी कैप्टन है, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, रिजवान को अथॉरिटी दी नहीं गई, क्योंकि यही होता है कि यस मैन आप करके चलोगे तो आप कैप्टन रहोगे, अगर आप यस मैन नहीं रहोगे तो आपको हटा देंगे। और रिजवान को हटाना, मेरे हिसाब से रिजवान ने ही फैसला लिया होगा, उसने कहा होगा कि भाई अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने हैं तो मैं लेता हूँ। तो पीसीबी ने कहा कि भाई हमें डमी कैप्टन जो है चाहिए, आप यस सर बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। तो यही वजह है कि सलमान अली आगा की, अब देखो जो कैप्टन की सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप किसी भी क्रिएटिंग लेजेंड से पूछो, वो कहेगा प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होगी। तो सलमान अली आगा को भी प्लेइंग 11 आप अपने हिसाब से नहीं दे रहे, रिजवान को भी अपने हिसाब से नहीं दे रहे, तो फिर जितने मर्जी आप चेंज करते जाओ, चाहे बाबर ले आओ, चाहे रिजवान ले आओ, चाहे सलमान अली आगा ले आओ, चाहे शादाब खान ले आओ, आपकी टीम फ्लरिश नहीं कर सकती। इसके ऊपर जो है ये सुनील गावस्कर की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक बाबर, राउफ और रिजवान, कि अगर आप इनको रिमूव कर दे और इन एक्सपीरियंस प्लेयर को ले आए, तो पाकिस्तान के जो चांसेस परफॉर्म करने में फ्यूचर में वो और डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये सुनील गावस्कर इंडियन क्रिकेट का एक किस्म का बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम जो है वो ये बात कर रहा है। तो उसको समझ है, हमारे फैंस को समझ है, इनको बिल्कुल समझ नहीं है। तो इन्होंने वही किया, बाबर और रिजवान को जो है हटा दिया, बिल्कुल ही एकदम ये नहीं किया कि चल पहले एक बाबर को हटाते हैं, फिर PSL में बाबर की फॉर्म देखते हैं, फिर रिजवान को, अगर आप रिजवान और बाबर की PSL में भी फॉर्म नहीं है, फिर आप रिजवान को भी हटा देते, एक एक स्टेप लेते। दोनों को ही आपने T20 से हटा दिया था। चलो जी आगे। और फिर रूमर्स चल रही थी शादाब खान की, एक तो मुझे बड़ी इसमें जो है रिलीफ मिली है कि सकलैन मुश्ताक को और यानी कि दामाद और जो है ससुर को इकट्ठे नहीं लेके आए। तो ये है कि अब इसको वाइस कैप्टन बनाया, तो अब मेंटली तौर पे पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तान कौम का भाई मेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं कि नेक्स्ट इन लाइन जो है वो शादाब खान है। आज स्क्वाड अनाउंस होना था, जो कि अनाउंस हो गया, जिसके ऊपर डिकोड करेंगे। और सलमान अली आगा को इन्होंने T20 का कैप्टन बना दिया, जबकि ODI के लिए रिजवान को रिटेन किया गया है। तो रिजवान ने कितनी सीरीज खेली है, किस तरह से उसने बुरी परफॉर्मेंसेस की कि उसको आप T20 कैप्टन ही एकदम हटा रहे हो। तो उसमें कोई लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 4 मैचेस रिजवान को दिए गए एज अ कैप्टन, और फिर उस T20 4 मैचेस के अंदर ये बिल्कुल भी एक मैच भी नहीं जीत सका, इस वजह से हसाते। तो फिर बात वही आ जाती है कि अभी सुनील गावस्कर ने कहा कि यार जब आप किसी को देते हो तो कोई सैंपल साइज आपका होता है, कोई 10 मैच होता है, 15 मैच होता है, या कम से कम 10 मैच होता है। आप साइम अयूब की एग्जांपल ले लो, साइम अयूब के पिछले 24 मैचों के अंदर जो उसके पहले T20 के मैचेस थे, उसमें उसने कुछ नहीं किया। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं उसके ऊपर कार्ड लगा दूंगा, आप वो जाके डिटेल वीडियो देखें कि साइम अयूब की क्या एग्जांपल है, कि कितना पीसीबी ने उसे सपोर्ट किया है। 24 मैचों में उसकी एक 50 नहीं थी, 25वें मैच में जाके उसकी पहली T20 के अंदर 50 आई थी।
तो ये देखो साइम अयूब को इतना फेवर मिल रहा है और रिजवान को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा कि 4 मैचों के बाद उसको कैप्टनसी से फारिग, जबकि सारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स इस चीज़ को मानते हैं कि रिजवान के अलावा हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इस बेचारे का क्या कसूर है? इसका कसूर ये है कि जी ये यस मैन नहीं है। इसने नाराज़गी का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी इजहार किया था, मीडिया के अंदर आउट हो गई थी कि फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन से खुश नहीं है, ये स्पिनर्स खिलाना चाहता है। लेकिन वो यस मैन जो कहने वाला होगा वो टीम के साथ चलेगा और बाकी जो है वो नो हो जाएंगे। बाबर और रिजवान की अब जोड़ी इन्होंने T20 में तो तोड़ दी, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल पार्टनरशिप की बात करेंगे, वो जो साइम अयूब वाली जो मैंने कंपैरेटिव एक वीडियो बनाई है जिसका मैंने अभी कार्ड की जिक्र किया है, वो कार्ड जो मैंने लगाया उसके अंदर साथ ही साथ मैंने इन दोनों का जिक्र किया कि ओपनिंग की बात कर दीजिए, साइम अयूब को ओपन होना चाहिए, साइम अयूब ये होना चाहिए, साइम अयूब बहुत बड़ा स्टार है। उसमें मैंने साइम अयूब के T20 में ओपनिंग के स्टैट्स भी रखे हैं और बाबर और रिजवान की ओपनिंग के स्टैट्स को कंपेयर किया विद साइम अयूब एज एन ओपनर। तो उस डिटेल डिस्कशन के अंदर ये चीज़ प्रूव होती है कि हाउ अफेक्टिव बाबर एंड रिजवान वार। T20 इंटरनेशनल में बाबर और रिजवान से बड़ी कोई जोड़ी नहीं है। आप देखो 65 इनिंग्स, ये भी पुराना स्टैट है, लेटेस्ट स्टैट नहीं है, लेकिन उस 65 इनिंग में 3,000 इन्होंने रन किए हैं, 50 की इनकी एवरेज है और 8 के मतलब रन रेट के साथ खेलती हैं, 10 सेंचुरियाँ, 13 फिफ्टियाँ इन्होंने आपस में मतलब पार्टनरशिप्स की हैं। तो आप देखो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पाकिस्तान या एशिया के लेवल पे नहीं, इससे बेहतरीन पार्टनरशिप इन T20s नहीं थी। और ना सिर्फ एक को निकाला, दूसरे को भी फारग कर दिया। तो ये पीसीबी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ रिजवान को और बाबर के उनके लोअर स्ट्राइक रेट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट या अपनी जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप छोड़ दो। ठीक है, इनका रफ पैच चल रहा है, सुनील गावस्कर ने भी ये बात की और अब कुछ जर्नलिस्ट शुरू हुए हैं जो बाबर और रिजवान को के हक में अंदर बोलने के लिए स्टार्ट हुए हैं कि नहीं यार, एक गेम या 5 गेम 10 गेमों से आप किसी का ये नहीं कह सकते कि यार उसमें है ही नहीं। हाँ, बाबर का मैं ज़रूर मान रहा हूँ, उसको बहुत अरसा हो गया, और मेरा मानना ये भी है कि बाबर का मतलब 10-15 गेम से भी ज़्यादा टाइम हो गया कि उसने पाकिस्तान के लिए कोई मैच विनिंग उस तरह से इनिंग खेली हो। फिनिशिंग नहीं मैं बात कर रहा, मैं मैच विनिंग इनिंग खेल रहा हूँ कि भाई उसका कोई 70-80 पाकिस्तान को सपोर्ट करो, उसका फिर ड्रॉप करना बनता था, जायज़ था। लेकिन रिजवान को किस बेस पे यार आप T20 में ड्रॉप कर रहे हो? चेजिंग के अंदर आप देखो, बाबर रिजवान जो है वो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वाइल चेजिंग इन मेंस T20। उसके अंदर देखो पहले पे भी बाबर है, 2022 के अंदर 203 की पार्टनरशिप, दूसरे पे भी बाबर और रिजवान है। और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और देखो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टफ टाइम टीम्स हैं, कोई छोटी टीम्स नहीं है कि आप कहो कि लोअर टीम की टीम आयरलैंड को हराया जी, कनाडा को हराया, इन्होंने 200 मार दिया। तो इस तरह की टीम्स के खिलाफ इनके इतने अच्छे अच्छे स्टार्ट्स हैं और आपने इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। बाबर का फिर जब तक फॉर्म नहीं आती, मेरा फिर वही वाली बात है कि उसका ड्रॉप होना समझ आती है, लेकिन इसका बिल्कुल समझ नहीं आती। अब हम ODIs और T20s के स्क्वाड के ऊपर जाते हैं वन बाय वन। ODIs के अंदर अगर जाया जाए तो चेंजेस क्या हैं? रिजवान तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी थे, सलमान अली आगा भी थे, अब्दुल्ला शफीक आए हैं जी। अब्दुल्ला शफीक किसकी जगह पे आए हैं? ये आए हैं कामरान गुलाम की जगह। ठीक है जी, कामरान गुलाम की जगह अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस किया गया। और जब कामरान गुलाम के बारे में पूछा गया, हाँ, कामरान गुलाम के बारे में आकिब जावेद से क्वेश्चन हुआ कि यार क्यों आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप किया, तो उन्होंने कहा जी फील्डिंग एक एलिमेंट था जो कामरान गुलाम के अंदर लैप्सेस थे, तो उसकी वजह से हमने उसको चेंज किया। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन ली जाए तो मैं भी अब्दुल्ला शफीक को प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकली ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है। लेकिन यार कामरान गुलाम की डोमेस्टिक के अंदर जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं और जिस तरह वो टॉप टियर में आया है, एकदम आप उसे ड्रॉप कर रहे हो, तो ये भी मेरे हिसाब से जस्टिस नहीं बनता। आपने T20 से भी उसे ड्रॉप कर दिया, आपने ODI से बिल्कुल ही आपने उसे साइड लाइन कर दिया। और फील्डिंग एक आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता, फील्डिंग के अंदर आप उसको ड्रिल्स कराओ, उसको प्रैक्टिस कराओ। फील्डिंग तो हमारी हमेशा से कमज़ोर रही है। मोहम्मद यूसुफ कितने अच्छे फील्डर थे, इंजमाम कोई कौब कितने अच्छे कोई फील्डर थे, हमारी तो सईद अनवर कितने अच्छे फील्डर थे। हिस्ट्री रही है हमारी कि इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन, इतने अच्छे अच्छे मतलब पास के हमारे हीरोज, और वो अच्छे फील्डर नहीं थे। तो ये कहना बड़ा अनजस्टिस सी बात है कि कामरान को आपने उस बेस पे ड्रॉप कर दिया। चलो खैर, अब्दुल्ला शफी की इंक्लूजन फिर मुझे समझ आती है कि वो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो यंगस्टर है और वो हमारा एक किस्म का सक्सेसर है बाबर आजम। अबरार अपनी जगह पे, आकिब जावेद को शाहीन की जगह लेके आए हैं। शाहीन का अब बात वो यही है कि शाहीन के ऊपर हम ये फोर्स करते हैं कि वो T20 का प्लेयर है।
तो जब हम उसको ओडीआई के अंदर लॉन्ग रन नहीं देंगे, जब वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो उसकी इम्प्रूवमेंट क्या होगी? तो मेरा हिसाब ये था कि शाहीन को बेशक T20 में ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि T20 का तो वो ऑलरेडी बॉलर है ना, उसने पीएसएल भी आगे खेलना है, तो T20 में तो उसकी जगह बनती बनती है। ओडीआई में उसकी जगह या उसकी फॉर्म नहीं है, तो उस बेस के ऊपर आप उसको रख सकते थे। लेकिन शाहीन की बात करने से पहले आकिब जावेद जो उसका रिप्लेसमेंट है, वो बहुत अच्छी बात है कि आकिब जावेद को चांस मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आकिब जावेद को लोअर टीम्स के खिलाफ पहले आप लेके आते ताकि वो परफॉर्म करता, और फिर उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता, बजाय इसके कि अब न्यूजीलैंड के एक मुश्किल टूर में वो लेके जाए और खुदा ना खास्ता वो परफॉर्म ना करे। तो आकिब जावेद की जो इतनी अरसे की स्ट्रगल के बाद वो नेशनल टीम में आया, और एक बुरी परफॉर्मेंस होगी, फिर हम आकिब जावेद को भी बाहर कर देंगे और शाहीन को ले देंगे, तो मतलब कुर्बानी का बकरा आप आकिब जावेद को बनाना चाह रहे हो। तो लोअर टीम जब जिम्बाब्वे के खिलाफ आपका मैच था, उसमें आप आकिब जावेद को खिलाते, वहां पे आपने जनाब शाहीन और इस तरह वगैरह कर दिया, तो जनाब खैर शाहीन को भी नहीं तब खिलाया था, लेकिन बात यह है कि लोअर टीम के खिलाफ आकिब को लेके खिलाते ताकि उसका कॉन्फिडेंस बनता। फिर बाबर वही है, फ़हीम अशरफ भी वही है, इमामुल हक रिप्लेसमेंट है फ़खर जमान का, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है। ये चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, इन दोनों को साथ साथ रख देता हूँ। फ़खर का रिप्लेसमेंट इमामुल हक, खुशदिल शाह वही है, मोहम्मद अली जो है रिप्लेस किया गया है हारिस रऊफ़ के, और हारिस रऊफ़ भी वही T20 का बॉलर है। जो आर्गूमेंट मेरा शाहीन के ऊपर था कि यार शाहीन को किस तरह से ये लेके चल रहे हैं और लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खिला रहे, और लॉन्ग फॉर्मेट खिलाएंगे, लिस्टेड क्रिकेट खेलेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा तो ही प्लेयर बनेगा, लाइन लेंथ उसकी थोड़ी कॉम्पोजिशन माइंड की बनेगी, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी बनेगी, कि वो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो वो फिर यही काम किया कि हारिस रऊफ़ को और जो है शाहीन अफरीदी को इन्होंने T20 के अंदर प्रेफर कर लिया, लेकिन ओडीआई के अंदर नहीं किया। लेकिन खैर मोहम्मद अली को चांस देना अच्छी बात है, लेकिन बात फिर वही आ जाएगी जो मैंने आकिब की, अगर एक बैड सीरीज आप मोहम्मद अली को यहाँ मार पड़ जाती है, 3 ओडीआई तो हैं, तीनों ओडीआई में से किसी दो में मार पड़ जाती है, तो फिर आप मोहम्मद अली को भी, जो इस टाइम डोमिनेट कर रहा है, जहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम बेस्ट बॉलर जा रहा है मोहम्मद अली, तो देखते हैं मोहम्मद अली क्या करते हैं। फिर बाकी वसीम जूनियर जो है रिप्लेस किया गया है हसनैन की जगह, हसनैन की जगह वसीम जूनियर है, ये डिज़र्विंग है। हसनैन की बेशक पेस है, लेकिन जितने भी रीसेंट पास में उसे पाकिस्तान खेलने का या इन फैक्ट डोमेस्टिक खेलने का मौका मिला, उसने उस तरह से इम्प्रेस नहीं किया जिस तरह वसीम जूनियर का। तो ये वाली बिल्कुल जस्टिफाइबल मुझे समझ आती है कि वसीम जूनियर और हसनैन का रिप्लेसमेंट बिल्कुल समझ आई है। लेकिन खैर आकिफ की भी समझ आती है, लेकिन ये है कि अब मुझे डर है कि दे तो फिर इन्हें लंबा चांस दें, आकिब जावेद को भी और मोहम्मद अली को भी। अगर इन्होंने एक सीरीज के बाद इनको ड्रॉप कर देना तो ये बहुत ड्रास्टिक स्टेप होगा। इरफान खान न्याजी आए हैं साउथ शकील की बेस पे। अब साउथ शकील हमारा टेक्निकली बड़ा सॉलिड प्लेयर है, लेकिन अब बात यह है कि इसमें ये समझ आ सकती है कि वहाँ बाउंसी कंडीशंस होंगी न्यूजीलैंड के अंदर, और वहाँ पे हमें मतलब बड़ा हाइटेड का बंदा चाहिए और जिसकी बैक अच्छी हो, जो पुल अच्छा मारता हो। तो इरफान खान न्याजी इज़ अ गुड स्टेप। फिर नसीम शाह, सुफियान मुकीम उस्मान खान की जगह पे आए हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में हम दो कीपर के साथ लेके गए थे, और यहाँ अभी एक ही कीपर है रिजवान एज अ कैप्टन, उसका बैकअप कोई नहीं रखा गया। तो सुफियान मुकीम उस्मान खान की जगह और तैयब ताहिर जो है वो अपनी जगह रिटेन किए। तो अब हम T20 स्क्वाड के अंदर चलते हैं, ये इसके बारे में भी बात हो गई, उसके बारे में भी बात हो गई। T20 स्क्वाड जो है वो यहाँ पे मैंने रखा होता है। T20 में आया जी सलमान अली आगा कैप्टन और शादाब खान वाइस कप्तान। अब आप किस बेस के ऊपर शादाब खान को लेके आए हो, ये क्वेश्चन हुआ उनसे आकिब जावेद साहब से कि भाई किस बेस पे ले आए हो, तो वो कहते हैं जनाब साहब हमारा टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि हमें एक ऐसा स्पिनर चाहिए था कि हमारे यहाँ रिस्ट स्पिनर की कमी थी, तो हमने ऐसा चाहिए कि जो स्पिन भी कर ले और साथ साथ बैटिंग भी करे। तो ऑलराउंडर्स की हमारी कमी होने की वजह से हमने शादाब खान को बाद रिट्रीव किया। इसकी बात के ऊपर जब उसामा मीर के ऊपर क्वेश्चन हुआ कि भाई उसामा मीर को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, वो तो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा है, वो लीग में भी परफॉर्म कर रहा है, वो हर जगह पे परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसामा मीर को क्यों नहीं प्रेफर कर। तो उसका भी उन्होंने कोई कोई मुस्तनद जवाब नहीं दिया। वो यही बात किया कि शादाब के साथ बात लिंक कर गए कि जनाब साहब हमें एक ऐसा चाहिए था जो हमें बैटिंग के अंदर भी साथ दे। उसामा मीर भी यार हिटिंग कर लेता है, लेकिन शादाब खान जाहिर है प्रॉपर ऑलराउंडर है, इसलिए जो है ना वो उसामा मीर को प्रेफर नहीं किया गया। लेकिन असल जो बात है उसामा मीर को ना प्रेफर करने की वो ये थी कि उसका वहाब रियाज के साथ जो उसने बोला था ओपनली अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, तो उस वहाब रियाज के साथ जो उसका फंडा है उसकी वजह से मेरे हिसाब से उसको प्रेफर नहीं किया। अब्दुल समद इज़ अ
मतलब अच्छी इंक्लूजन है, टीम के साथ रहेगा। आई हाईली डाउट कि उसको प्लेइंग 11 में खिलाने का मौका मिलेगा। अबरार अहमद है, हारिस रऊफ है, हसन नवाज है। हसन नवाज इज़ अ ग्रेट इंक्लूजन, कूडोज टू देम। फिर जहादात खान है, खुशदल शाह है, अब्बास अफरीदी। इस लड़के ने तो हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, इसको हमेशा से साइडलाइन भी किया गया है। तो आई एम होपफुल कि इन 5 T20s के अंदर अब्बास अफरीदी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ऑल द 5 T20s। तो ये बेस्ट इंक्लूजन है। मोहम्मद अली इज़ अ गुड इंक्लूजन। मोहम्मद हारिस क्वेश्चन मार्क फॉर मी। जब आपके पास, अच्छा हाँ, इन्होंने दो कीपर रखे ना, इन्होंने रिजवान को ड्रॉप किया। मेरे हिसाब से यहाँ पे रिजवान होना चाहिए था। हारिस को अभी भी प्रॉपर टाइम है। अगर हारिस को आपने प्रेफर करना ही था तो आप, लेकिन फिर उस्मान खान को ड्रॉप करना नहीं बनता ना, क्योंकि उस्मान खान को हम कितने अरसे से उसको इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। चलो अब हारिस को देख लेते हैं कितना पानी में 5 T20s मिलेंगे, लग पता जाएगा। 5 T20s के अंदर अगर उसकी एक भी परफॉर्मेंस नहीं आती तो ये एक अच्छा सैम्पल साइज है जिसके अंदर आप हारिस रऊफ का एक प्रेफर कर सकते हैं, एक कंडीशंस के अंदर कंसिस्टेंसी बेस के साथ। लेकिन अब हारिस खेलेगा या उस्मान खान खेलेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो लेट्स सी, जिसको भी खिलाए पूरा खिलाना चाहिए, वरना आप किसी को ना खिलाओ। मतलब हारिस अगर खेलता है या उस्मान खान खेलता है, 5 के 5 T20 उसको देने चाहिए, दूसरे को भी नहीं देने चाहिए। और मेरे हिसाब से उस्मान खान इसलिए ज़्यादा डिजर्व करता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे टीम के साथ एज अ बैकअप विकेट कीपर रहा है। तो रिजवान का सक्सेसर उस्मान खान है, तो हारिस को एज अ बैकअप पे आप रख सकते हो। तो बाकी इरफान खान, नियाजी, उमर बिन यूसुफ, ठीक है, अच्छा नाम है। शाहीन शाह अफरीदी को फिर प्रेफर करके सुफियान मुकीम, उस्मान खान। तो इसकी जो है ना T20 की प्लेइंग 11 बनाना जो है ना वो बड़े मज़े की होगी। लेकिन उस रिजवान के ऊपर सारी जो बात है, डिस्कशन है, वो यही बैठती है कि समझ नहीं आ रहा कि अब रिजवान के साथ ये क्या सलूक करेंगे, कि रिजवान को इन्होंने बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया है। और मेरी ये है कि थॉट्स हैं रिजवान के साथ कि T20 के अंदर रिजवान को अभी भी होना चाहिए। इट वॉज टू अर्ली टू एलिमिनेट हिम एज अ कैप्टन। तो और अब मैं आपको इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ यकीन दिला सकता हूँ, इस टाइम कोई भी बंदा नहीं बोलेगा। आप देखना PSL आएगा, 10 मैचेस मुल्तान सुल्तान खेलेगा रिजवान की कैप्टनसी। और रिजवान कहाँ से, क्योंकि रिजवान को वहाँ पर अथॉरिटी दी जाएगी। जब रिजवान को या किसी कैप्टन को अथॉरिटी दी जाती है तो फिर वो अपनी मर्जी से प्लेइंग 11 भी खिलाता है, और अपनी उसको पता है कि मैंने किस प्यादे को किस टाइम पे यूज़ करना। तो आप रिजवान की परफॉर्मेंस इन द फॉर मुल्तान सुल्तान देख लीजिएगा, और फिर यही PCB होगी कि रिजवान को वापस T20 में ना लाए तो आप मुझे कहिएगा। बाबर का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बाबर की अभी मुझे स्क्वाड भी पेशावर जल्मी का कुछ समझ नहीं आया। और बाबर के अंदर वो एबिलिटी नहीं है प्लेयर्स ग्रूम करने की, बट रिजवान के अंदर मुझे एबिलिटी लगती है। और हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स भी कहते हैं कि हमारे रिजवान से बेहतर कोई कैप्टनशिप का है ही नहीं, डिजर्व ही नहीं करता। तो अब ये PSL आएगा, लग पता जाएगा कि ये कितना फ्रूटफुल इनका डिसीजन था टू एक्सक्लूड रिजवान इन द T20s एज अ कैप्टन। तो ये अब लग पता जाएगा। बाकी अब देखते हैं कि बाबर का फ्यूचर क्या बनता है, रिजवान का फ्यूचर क्या बनता है। लेकिन अभी तक तो यही सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए था, लेकिन बाबर को आप ड्रॉप कर सकते थे। ये एक वैलिड रीज़न समझती है, क्योंकि बहुत अरसे से बाबर की फॉर्म नहीं थी। तो आई एम होपफुल कि वो ODI में परफॉर्म करे, फिर उसके बाद डायरेक्टली PSL आएगा, उसके अंदर परफॉर्म करे। अगर वो परफॉर्म करता है तो फिर डेफिनेटली उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए T20s में। और बाबर और रिजवान की मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि यार ये ओपनिंग बेस्ट पार्टनरशिप है, क्योंकि इनके पीछे पुराने स्टैट्स हैं। चाहे चेजिंग के अंदर हो, चाहे चेजिंग के अंदर हो या चाहे उसके अंदर हो, ये मतलब सक्सेसफुल पार्टनरशिप इन T20s, चाहे चेज के अंदर ये हो या चाहे एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप हो। इनका स्ट्राइक रेट बेस्ट है, इनके रिकॉर्ड्स बेस्ट है, इनकी 50, इनकी 100, इन्होंने 200 भी कितनी दफ़ा मारा हुआ है। किसी और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे पार्टनरशिप आपको नहीं मिलेगी जो रिजवान और बाबर ने किया। तो ये मेरी वीडियो थी। आपकी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।